यह कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शांत और खूबसूरत गांव से शुरू होती है, जहां निखिल का परिवार अपनी खुशहाली, दौलत और इज्जत के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। उनके पास मेन रोड के किनारे फैली जमीनें थीं, सेब के बगीचे थे, कई दुकानें थीं जिनसे हर महीने अच्छा खासा किराया आता था और एक चलता फिरता फर्नीचर का बिजनेस था। घर में सब कुछ इतना परफेक्ट था कि किसी को भी यह एहसास नहीं था कि उनकी इस खुशहाल जिंदगी पर जल्द ही एक ऐसा साया पड़ने वाला है जो सब कुछ खत्म कर देगा। परिवार में दो बेटे थे, अमित और निखिल। दोनों ने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के साथ मिलकर बिजनेस संभाल लिया था और धीरे धीरे काम इतना बढ़ गया कि सुबह से शाम तक दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। जिंदगी एकदम सही चल रही थी, तभी एक दिन अमित की शादी की बात शुरू हुई और रिश्तों की लाइन लग गई। लेकिन पहली ही बार जब वे लोग बबीता को देखने उसके घर पहुंचे तो जैसे सब कुछ वहीं तय हो गया। बबीता का घर साधारण था, लेकिन उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती में एक अजीब सा आकर्षण था जिसने अमित को पहली नजर में ही बांध लिया। उसने उसी वक्त कह दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ बबीता से ही करेगा। परिवार ने भी उसकी खुशी में अपनी खुशी देखी और जल्द ही दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। बबीता के आने के बाद घर में खुशियों की बरसात होने लगी। हर दिन हंसी खुशी में बीतने लगा और फिर एक साल बाद जब बबीता ने एक बेटे को जन्म दिया तो जैसे पूरे घर की खुशी दोगुनी हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि हर खुशी के पीछे कभी कभी एक तूफान छुपा होता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अमित और बबीता के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। जो रिश्ता कभी प्यार से भरा था उसमें अब तकरार बढ़ने लगी। परिवार समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तभी एक रात अमित की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। यह घटना पूरे परिवार को अंदर से तोड़ गई। बबीता विधवा हो गई और घर की खुशियां जैसे एक ही पल में खत्म हो गईं। समय बीतता गया लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। फिर परिवार ने सोचा कि निखिल की शादी कर दी जाए ताकि घर में फिर से खुशियां लौट सकें। लेकिन जैसे ही यह बात शुरू हुई बबीता का व्यवहार अजीब होने लगा। वह चुप चुप रहने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी। एक रात निखिल के पिता ने देखा कि आधी रात को घर का दरवाजा खुला है और बबीता चुपके से अंदर आ रही है। उसने बहाना बना दिया कि उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उस दिन से उनके मन में शक बैठ गया। अगली रात निखिल की नींद अचानक खुली और उसे ऐसा लगा जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वह धीरे धीरे बबीता के कमरे के पास पहुंचा और अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसका दिल डर से भर गया, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया। इसके बाद हर रात उसके साथ यही होने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बबीता की तरफ खींच रही हो। वह खुद को रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पा रहा था। उसे अपने ही व्यवहार से डर लगने लगा। एक दिन तो हद तब हो गई जब वह अनजाने में बबीता के बाथरूम के पास पहुंच गया और उसे देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने शादी से साफ मना कर दिया और आखिरकार अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया कि वह खुद को बबीता की तरफ खींचता हुआ महसूस कर रहा है, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। यह सुनकर परिवार भी डर गया क्योंकि उन्होंने भी कई बार अजीब चीजें महसूस की थीं। फिर वे लोग एक पंडित के पास गए और वहां से उन्हें एक तांत्रिक के पास भेजा गया। तांत्रिक ने सब कुछ सुनने के बाद जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा कि निखिल पर वशीकरण किया गया है और यह किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि घर की ही एक विधवा ने किया है। यह सुनकर सब समझ गए कि वह बबीता की तरफ इशारा कर रहा है। तांत्रिक ने बताया कि हर रात वह पूजा करती है और धीरे धीरे निखिल को अपने वश में कर रही है ताकि वह कभी किसी और से शादी ना कर सके। उसने यह भी शक जताया कि शायद अमित की मौत के पीछे भी उसी का हाथ हो सकता है। यह सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने तुरंत सलाह दी कि अगर निखिल को बचाना है तो उसे उस घर और बबीता से दूर भेजना होगा। परिवार ने बिना देर किए उसे विदेश भेज दिया। निखिल के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वह सुरक्षित रहेगा। कुछ समय बाद जब निखिल वापस लौटा तो उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। उसने बबीता से हर रिश्ता तोड़ दिया
और उससे दूरी बना ली, लेकिन उसके दिल में जो डर और जो यादें थीं वो आज भी उसे चैन से जीने नहीं देती। इस पूरी घटना ने उस परिवार को एक ऐसी सच्चाई सिखा दी जिसे वो कभी नहीं भूल सकते कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो हमारे अपने घर के अंदर ही छुपा होता है और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पहले हिस्से के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली खौफनाक सच्चाई तो निखिल के वापस आने के बाद शुरू होती है, क्योंकि बाहर जाकर उसने भले ही खुद को संभाल लिया था, लेकिन जो कुछ उसने महसूस किया था वो उसके अंदर कहीं गहराई में जिंदा था। और जैसे ही वह फिर से उसी घर में लौटा, वही दीवारें, वही कमरे और वही माहौल उसके अंदर दबे हुए डर को धीरे धीरे फिर से जगाने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। निखिल ने खुद को काम में डुबो दिया, दिन भर दुकान संभालता और रात को जल्दी सो जाता ताकि उसे सोचने का मौका ही न मिले। परिवार भी खुश था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन बबीता का व्यवहार पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी हो चुका था। अब वह बहुत कम बोलती थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अक्सर निखिल को ऐसे देखती जैसे उसे पहले से ही पता हो कि वह क्या सोच रहा है। एक रात निखिल अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने डरते डरते आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी उसे फिर वही धीमी आवाज सुनाई दी जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यह वही आवाज थी जो उसने पहले भी सुनी थी। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, बस एक हल्की सी रोशनी बबीता के कमरे के नीचे से बाहर आ रही थी। निखिल के कदम अपने आप उसी तरफ बढ़ने लगे जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वह दरवाजे के पास पहुंचा और कांपते हुए अंदर झांका। जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। बबीता जमीन पर बैठी थी, उसके सामने कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे और उसके हाथ में एक काला धागा था। वह कुछ मंत्र बोल रही थी और उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी और डरावनी लग रही थी। उसके पास उसका बच्चा भी था जो लगातार रो रहा था, लेकिन वह उसे शांत कराने के बजाय अपने मंत्रों में ही खोई हुई थी। अचानक उसने बिना पीछे देखे ही कहा, निखिल अंदर आ जाओ। यह सुनकर निखिल का खून जम गया, क्योंकि उसने तो कोई आवाज भी नहीं की थी। वह घबराकर पीछे हट गया और अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले दिन उसने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि वे पहले ही बहुत कुछ झेल चुके थे। लेकिन अब बात उसके बस से बाहर हो रही थी। उसी रात फिर से वही हुआ, लेकिन इस बार जब वह बाहर निकला तो उसे सिर्फ बबीता ही नहीं बल्कि एक और परछाई दिखाई दी। एक औरत की परछाई जो धीरे धीरे दीवार पर हिल रही थी। वह बबीता जैसी ही लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। निखिल डर के मारे वहीं जड़ हो गया। तभी अचानक वह परछाई उसकी तरफ मुड़ी और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें लाल चमक रही हों। वह जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अपने कमरे में था और उसके माता पिता उसके पास बैठे थे। उन्होंने बताया कि वह रात को बेहोश मिला था। अब मामला बहुत गंभीर हो चुका था, इसलिए वे फिर से उसी तांत्रिक के पास गए। इस बार तांत्रिक ने निखिल को देखते ही कहा कि यह मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ वशीकरण नहीं बल्कि एक आत्मा भी जुड़ चुकी है। उसने बताया कि बबीता अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ऐसी शक्ति है जो उसे और ताकत दे रही है। शायद वही शक्ति अमित की मौत का कारण बनी थी और अब वह निखिल को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहती है। तांत्रिक ने कहा कि अब सिर्फ दूर भेजने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका सामना करना होगा। उसने एक विशेष पूजा की तैयारी की और पूरे परिवार को सख्त निर्देश दिए कि जो भी हो जाए पीछे नहीं हटना है। उसी रात घर में पूजा शुरू हुई। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे घर का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, दरवाजे अपने आप हिलने लगे और अचानक बबीता जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वह चिल्लाई कि कोई उसे निखिल से दूर
दूर नहीं कर सकता। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक ने मंत्र और तेज कर दिए और गंगाजल छिड़कने लगा। तभी बबीता जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। वह एक अजीब सी भाषा में बोलने लगी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उस परछाई का रूप साफ होने लगा और ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी औरत उसके शरीर में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। वह दृश्य इतना डरावना था कि निखिल की मां रोने लगी, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें शांत रहने को कहा। काफी देर तक यह सब चलता रहा और आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ वह परछाई गायब हो गई। बबीता बेहोश होकर गिर पड़ी और घर में अचानक सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी बोझ हटा दिया हो। कुछ देर बाद जब बबीता को होश आया तो वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब वह डरावनी चमक नहीं थी, बल्कि वह खुद डरी हुई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने रोते हुए बताया कि शादी से पहले ही किसी ने उसे काले जादू में फंसा दिया था और धीरे धीरे वह खुद उस ताकत के नियंत्रण में आ गई। उसे यह भी नहीं पता चला कि कब वह खुद दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगी। यह सुनकर परिवार के सभी लोग सन्न रह गए। उन्होंने उसे माफ कर दिया क्योंकि अब वह खुद भी एक शिकार थी, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। निखिल ने फैसला किया कि वह अब इस घर में नहीं रहेगा क्योंकि वह सब कुछ भूल नहीं सकता। वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए कहीं दूर चला गया और पीछे रह गया वह घर जो कभी खुशियों से भरा था, लेकिन अब उसकी दीवारों में आज भी उस रात की डरावनी आवाजें गूंजती हैं। कहते हैं कि आज भी उस गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते हैं।